हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट और आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं झारखंड बोर्ड का जो मॉडल सेट 1 आया है उसका फिजिक्स। इस वीडियो में हम जो बुक 1 से फिजिक्स का जो बुक 1 है उससे टोटल 17 क्वेश्चन पूछा है और उस क्वेश्चन को आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज इज, कि 1 कूलम चार्ज में 1 कूलम चार्ज अगर कोई बॉडी कंटेन किया हुआ है तो उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। एक्चुअली में होता क्या है, चार्ज दो तरह का है। कोई बॉडी या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज होता कब है, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम। ये तो पढ़े ही होंगे आप लोग कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने से हम लोग उसको क्या लिखते हैं, Na+ लिखते हैं। ओके, और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने से नेगेटिव चार्ज हो जाता है और Cl-1 लिखते हैं। अब ये जो चार्ज है वो चार्ज का एक प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन इन नेचर, कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम चार्ज करना चाहते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे या इलेक्ट्रॉन देंगे वो इंटीग्रल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ये 1.5, 2.5 ऐसा फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था Q = Ne, जहां पे Q जो है वो चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट को बताता था, N बताता था कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट में से लिया गया है या ऑब्जेक्ट में दिया गया है, और E जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को बताता था। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो पता ही होगा कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। और नेचर उसका नेगेटिव है, जबकि प्रोटॉन में जो चार्ज होता है उसका नेचर पॉजिटिव है। तो चलिए, अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो N = क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। N = क्या हो जाएगा, Q/E। N = क्या हो जाएगा, Q/E। अब चार्ज हम लोगों को कितना दिया गया है, 1 कूलम दिया गया है। कितना चार्ज दिया गया है, 1 कूलम। तो हम लोगों को चार्ज दिया गया है 1 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये कूलम और कूलम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो N = क्या हो जाएगा, N = 1/1.6 × 10⁻+19 हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में है और माइनस में है तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर इसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो N = अगर हम यहाँ से अगर पॉइंट को हटाते हैं 1.6 से तो ये हो जाएगा 10/16 इंटू 10⁻19। 2 से डिवाइड करेंगे अगर इसको तो 2 × 5 = 10 और 2 × 8 = 16। तो N = 5/8 × 10⁻19 हो जाएगा। जब 5 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 0.625 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। और फिजिक्स का ये रूल है कि जब हम कोई भी आंसर लिखते हैं तो पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद होना चाहिए, और वो जो डिजिट है वो 1 से लेकर के 9 तक होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट को शिफ्ट करेंगे राइट साइड, यानी ये हो जाएगा 6.25। लेकिन जब हम पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो मेरा जो 10 का पावर है वो कम होने लगता है। तो 1 डिजिट शिफ्ट किए हैं तो इसका 10 का पावर हो जाएगा 18। और इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर A हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 2 चार्जेज +1 माइक्रोकूलम +5 माइक्रोकूलम, द रेशियो ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम। ये जो क्वेश्चन है वो कूलम्स लॉ से पूछा गया। कूलम्स बोलता क्या, कूलम्स ने कहा था क्या, कूलम्स ने कहा था कि 2 पॉइंट चार्ज लीजिए। सपोज करो ये हम 2 पॉइंट चार्ज ले रहे हैं,
ये चार्ज A है और ये चार्ज B है, ओके। और ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है दोनों के सेंटर से वो R है। तो ये दोनों के बीच जो भी फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होगा, वो चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का। मान लो इसमें चार्ज है Q1 और इसमें चार्ज है Q2, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 का, और फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का। और कुल मिलाकर के जो फॉर्मूला बन जाता है वो हो जाता है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये बन जाता है फॉर्मूला। यहाँ पे ये K जो कांस्टेंट है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए के इक्वल होता है एयर मीडियम के लिए, और इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो फोर्स है वो जनरली डिपेंड करता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पे और डिस्टेंस के स्क्वायर पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में रिलेट करता है। तो आपको क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि मान लो कि अगर हम चार्ज 1 को डबल कर दिए तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो अगर आप चार्ज 1 को डबल करोगे तो फोर्स डबल हो जाएगा, अगर Q2 को डबल करोगे तो भी डबल हो जाएगा, अगर दोनों चार्ज को डबल कर दिए तो 2 इंटू 2 4 टाइम हो जाएगा फोर्स। डिस्टेंस डिवाइड में यूज हुआ है और वो भी स्क्वायर के फॉर्म में यूज हुआ है। अगर डिस्टेंस को डबल करोगे तो 2r अगर यहाँ पुट करते हो और स्क्वायर करते हो तो वो 4r स्क्वायर हो जाएगा, यानी जो फोर्स होगा वो 1/4 टाइम हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये दोनों चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स है, जितना चार्ज ये चार्ज A B को जिस फोर्स से रिपेल कर रहा होगा और B जिस चार्ज से A को रिपेल कर रहा होगा, ये दोनों फोर्स जो है इसी फॉर्मूला से निकलेगा और दोनों फोर्स इक्वल होगा। कूलम्ब्स लॉ में दो चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो दोनों चार्ज पे इक्वल फोर्स लगता है, लेकिन डायरेक्शन अलग होता है। ये कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बताता है। तो A और B दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, और A जो चार्ज फोर्स लगाएगा B पे वो F1 होगा, और इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और F2 जो होगा वो ये भी हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये चार्ज दिया हुआ है +1 माइक्रोकूलम और +5 माइक्रोकूलम, इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ पे जो दोनों चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है उसका रेशियो 1:1 होगा। क्या होगा? 1:1 होगा। और जो जो कंसेप्ट यहाँ पे बताएं वो याद रखिएगा, क्वेश्चन को वैरी कर सकता है, तो वहां से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C आर एडेड इन सीरीज। किसमें ऐड किया गया है? सीरीज में। देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। तो यहां पे आपको दो चीज याद रखना। फर्स्ट के कैपेसिटर को अगर हम सीरीज में ऐड करते हैं, मान लो कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है कैपेसिटेंस, और इसका क्या है? C3 है। तो इसका जो नेट कैपेसिटेंस जो मिलेगा C मिलेगा। तो वो C किसके बराबर होगा? तो वो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 से मिलेगा। ये है इसका फॉर्मूला। हम जब थ्योरी का वीडियो लेकर के आएंगे तो पूरा डिटेल में बताएंगे कि आखिर होता कैसे है। लेकिन यहाँ पे ये सीरीज में अगर रेसिस्टर अगर रहता सीरीज में, मान लो इसका रेसिस्टेंस है R1, इसका है R2, और इसका एक रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस है R3, तो नेट रेसिस्टेंस अगर ये पूरा का R हो रहा है तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होता। तो जैसा यहाँ पे और अगर पैरेलल में रेसिस्टर रहता है तो क्या होता है? मान लेते हैं कि ये रेसिस्टेंस इसका R1 है, इसका R2 है और इसका R3। अगर ये पैरेलल में रहता तो ये इस फॉर्म में जुड़ता 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस
R3। ये आप पहले से जान रहे हैं, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। जस्ट इसका ऑपोजिट में कैपेसिटर का जो फार्मूला है वो आता है। जो रेसिस्टर का पैरेलल फॉर्म में आता है, कैपेसिटर का वो सीरीज फॉर्म में आता है, और जो सीरीज फॉर्म में रेसिस्टर का आता है वो कैपेसिटर का पैरेलल फॉर्म में आता है। हमको यहाँ पे बोला गया है कि जो कैपेसिटर ऐड है वो सीरीज कनेक्शन में है। किसमें? सीरीज कनेक्शन में। और हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटी जो है वो C है। तो जो हम लोगों का जो नेट कैपेसिटेंस C नेट जो मिलेगा वो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C के इक्वल होगा। तो 1/C नेट जो होगा, अगर एलसीएम ले लेते हैं तो C हो जाएगा, तो 1 + 1 + 1, और ये हो जाएगा 3/C। तो इस तरीके से 1/C नेट इक्वल टू 3/C है। तो C नेट जो होगा, नेट जो कैपेसिटेंस होगा वो C/3 का हो जाएगा। इसका और रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हम लोगों का वो हो जाएगा C/3, और ऑप्शन C इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर बी चार्ज्ड पॉजिटिवली देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट विल बी। एक हॉलो स्फीयर है जो पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका पोटेंशियल, इसका जो पोटेंशियल है वो इसके अंदर क्या होगा? ऑप्शन है 0, पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म, पॉजिटिव एंड नॉन यूनिफॉर्म, नेगेटिव एंड यूनिफॉर्म। ओके, पहले समझते हैं पोटेंशियल होता क्या है। जब कोई चार्ज बॉडी होता है तो उसके चारों ओर इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर को हम लोग इन्फिनाइट पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट पॉइंट बोलते हैं। तो इन्फिनाइट पॉइंट से 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, तो जब 1 कूलम चार्ज को हम सरफेस तक ले करके आएंगे तो जो हमको वर्क डन करना पड़ेगा वही इस सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज के कारण हम जो वर्क डन कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के ऑपोजिट, तो इसका जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है। क्या लिया जाता है? पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही अगर हम चार्ज के अंदर चले जाएं, क्योंकि ये हॉलो स्फेरिकल है, इस बॉडी के अगर हम अंदर चले जाएं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 होता है। मेटल स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। और हम कोई चार्ज को जब इन्फिनिटी से ले करके आते हैं तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट वर्क करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए उसके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? एक तरह का फोर्स ही है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो 1 कूलम चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर आए हैं स्फीयर तक, और स्फीयर से अगर अंदर हम 1 कूलम चार्ज को लेकर के मूव करेंगे तो हमको कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो कहीं भी हम जाएं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह सेम रहेगा। लेकिन अगर बाहर में देखें तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा, क्योंकि इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक चार्ज को लाने में अलग वर्क डन करना पड़ता है, यहाँ तक लाने में अलग वर्क डन करना पड़ेगा, यहाँ तक लाने में अलग वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहला तो जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होगा, और जो स्फीयर है उसके अंदर जो है वो यूनिफॉर्म होगा, उसमें कोई चेंजेस पोटेंशियल में नहीं होगा। जो सरफेस पे है स्फीयर का पोटेंशियल, वही पोटेंशियल उस स्फीयर के अंदर भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म। क्लियर है यहां तक? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। बोला द VI ग्राफ फॉर अ कंडक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विथ V एक्सिस। यानी यहाँ पोटेंशियल और करंट का एक ग्राफ के बारे में बात किया जा रहा है, जहां पे V एक्सिस के साथ उस ग्राफ का एंगल क्या है? थीटा है। और यहाँ पे V डिनोट कर रहा है वोल्टेज को, यानी पोटेंशियल को बता रहा है, और I डिनोट कर रहा है करंट को। ओके, तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ है VI ग्राफ। जो पहले लिखा है उसको आप वर्टिकल एक्सिस में लेंगे, और जो बाद में लिखा है उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। और ओम्स लॉ अगर पढ़ें तो ओम्स लॉ में देखे होंगे ये ग्राफ होता है VI ग्राफ।
क्लियर है यहाँ तक। और ये V के साथ जो है एंगल बना रहा है थीटा। क्या बना रहा है? थीटा। तो इस ग्राफ से हम कुछ और जानकारी पहले ले लेते हैं। ये एक्चुअली में ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ का कुछ स्लोप होता है। स्लोप मीन्स ढलाव, कुछ ढलाव होता है। मान लेते हैं इधर एंगल है फाई। क्या है एंगल? फाई। तो किसी ग्राफ का स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं? अगर एंगल पता हो तो, एंगल पता हो तो हम लोग टेन फाई से निकालेंगे। टेन फाई जो होगा वो स्लोप बताएगा। क्या बताएगा? स्लोप बताएगा। अच्छा, टेन थीटा तो आप जरूर पढ़े होंगे। टेन थीटा निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो होता है P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सपोज करो यहां पे दो पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, एक ले लेते हैं A और एक ले लेते हैं B। और ये A पॉइंट बताता है कि अभी करंट I1 है सपोज करो, और यहां का करंट जो है वो V1 है। और ये B बता रहा है कि यहां का करंट अभी I2 है और पोटेंशियल V2 है। और इसको अगर ज्वाइन करते हैं तो ये मेरा बताने लगता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V1 से V2 का डिफरेंस। तो ये हो जाता है V1 माइनस V2, जिसको हम डेल V से दिखा सकते हैं। और ये मेरा I1 माइनस I2 को दिखाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम टेन थीटा निकालने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन करंट, यानी V/I। और V/I जो है वो क्या बताता है? V/I रेसिस्टेंस बताता है। क्या बताता है? रेसिस्टेंस। और हम लोगों को आगे बोला है कि द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज गिवन बाय। ओके, तो रेसिस्टेंस जो होता है, किसी भी VI ग्राफ अगर दिया है, VI ग्राफ दिया है, तो उसका स्लोप जो है, स्लोप रेसिस्टेंस बताता है। ये हम यहां से अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन स्लोप निकालने के लिए हमको इधर का एंगल चाहिए। क्या चाहिए? इधर का एंगल। और यहां क्वेश्चन में भी और ग्राफ के साथ एंगल दे दिया है थीटा। तो इधर का एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और स्लोप कौन बताता है? रेसिस्टेंस इक्वल टू, यहां पे रेसिस्टेंस इक्वल टू स्लोप हो जाएगा। किसका स्लोप? VI ग्राफ का। और स्लोप कौन बताता है? टेन थीटा बताता है। और टेन एंगल कितना है यहां पे? 90 माइनस थीटा है। 90 माइनस थीटा। और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कॉट थीटा। समझ पा रहे हैं? यहां तक जो चीज है क्लियरली वो बताया जा रहा है। क्वेश्चंस अगर यहां से आता है तो बहुत तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो हम चाहते हैं कि आप हर तरीके के क्वेश्चंस को कर सकें। क्वेश्चंस को देखने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है वीडियो, बट आपके कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ। द इक्वेशन जो है, ये साइन जानते हैं, ये साइन समेशन के लिए यूज होता है, सम के लिए, मतलब ऐड करने के लिए। और ई जो है वो EMF के लिए यहां पे यूज हुआ है, यानी पोटेंशियल के लिए। और ये भी पता है समेशन ऑफ IR। यहां पे IR जो है ओम्स लॉ में क्या बोला है? V/IR। ओके, तो इस तरीके से ये जो IR है वो इनडायरेक्टली पोटेंशियल को ही बता रहा है। क्वेश्चन है द इक्वेशन समेशन ऑफ पोटेंशियल is equal to summation of product of current and resistance is applicable to which law? ओके, तो किरचॉफ्स ने दो लॉ दिया था। एक दिया था जंक्शन रूल। क्या दिया था? जंक्शन रूल। जंक्शन रूल में यह बताया था कि किसी पॉइंट पे जितना भी करंट आ रहा है और जितना भी करंट जा रहा है, आने वाले करंट, मान लो ये I1 करंट आ रहा है यहाँ पे, ये I2 करंट आ रहा है, और ये I3 इस पॉइंट O से जा रहा है, और I4 करंट जा रहा है। तो इसका जो सम है वो 0 होगा। जो आ रहा है उसको पॉजिटिव लेना है, और जो करंट यहाँ से जा रहा है
उसको आप नेगेटिव लीजिए, -3 लिखिए। तो I1 और I2 पॉजिटिव में होगा और I3 और I4 माइनस में होगा, नेगेटिव में होगा, और इस सबको जोड़ने से 0 मिल जाएगा। ये था पहला रूल। अब पहला रूल जो है वो बेस्ड किस पे है? वो चार्ज पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? चार्ज पे, क्योंकि करंट क्या है भाई? फ्लो ऑफ चार्ज है। यहाँ करंट आ रहा मीन्स चार्ज फ्लो होकर के आ रहा है, और जितना चार्ज फ्लो होकर के आ रहा होगा उतना ही चार्ज यहाँ से फ्लो करके जा रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे कोई चार्ज स्टोर नहीं हो सकता है। दूसरा रूल था कि किसी क्लोज सर्किट में जो करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा वो अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर होगा। तो ये क्लोज सर्किट लिए, यहाँ का रेसिस्टेंस को R1 मान लेते हैं, यहाँ के रेसिस्टेंस को R2, यहाँ के रेसिस्टेंस को R3, और मान लेते हैं यहाँ पे करंट I है। ओके, अब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? I इंटू R1, यहाँ पे हो जाएगा I इंटू R2, और यहाँ पे हो जाएगा I इंटू R3। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप इसको ऐड करोगे, जो करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट है उसको ऐड करोगे तो किसके बराबर मिल रहा है? V के बराबर मिल रहा है। यही तो बताया था न्यूटन का सेकंड लॉ, सॉरी किरचॉफ्स का सेकंड लॉ बताया था। तो यहाँ पे किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ है ये ऑप्शन सही हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? V इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। ये चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और ये पूछ सकता है कि जो किरचॉफ्स का सेकंड रूल है वो किस पे बेस्ड है? तो ये किस पे बेस्ड है? एनर्जी पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? एनर्जी पे। अब बोलोगे एनर्जी तो कहीं डिस्कस नहीं है, तो पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एक तरह का एनर्जी ही है, या फिर सीधा समझो एनर्जी का ही इलेक्ट्रिकल फॉर्म में नाम है पोटेंशियल, जिसमें जितना ज़्यादा पोटेंशियल है उसमें उतना ज़्यादा एनर्जी है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इज एट 120 सेंटीमीटर ऑन shunting the cell with the resistance of 4 ohm, the balancing point shift to a length of 60 centimeter. Then find the internal resistance of the cell. तो चलिए एनसीईआरटी का वो पेज को हम सेलेक्ट करके लाए हैं जहां से ये क्वेश्चन को पूछा गया है। चलिए देखते हैं कि क्या कहता है। ये पोटेंशियोमीटर का फिगर है। पोटेंशियोमीटर का दो यूज है। पोटेंशियोमीटर का हम लोग यूज करते हैं, पहला यूज ये है कि हम कोई दो सेल के ईएमएफ को कंपैरिजन कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर के हेल्प से, और दूसरा यूज पोटेंशियोमीटर का ये है कि हम किसी सेल के जो इंटरनल रेसिस्टेंस है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सेकंड टॉपिक से है, और ये पोटेंशियोमीटर है जहां पे यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस को फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, पोटेंशियोमीटर में ये बैटरी को ऐड करके बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढा जाता है। मान लो कि सबसे पहले इसको N1 पॉइंट पे मिल गया, सॉरी कहां पे मिल गया? N1 पॉइंट पे। उसके बाद इस बैटरी के पैरेलली एक रेसिस्टेंस बॉक्स से एक रेसिस्टेंस लगा दिया जाता है। इसी को शंटिंग बोलते हैं। अगर किसी एप्लियंसेस से पैरेलली अगर कोई रेसिस्टर लगा दिया जाए तो उसको हम लोग शंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंट। तो यहाँ पे तो बैटरी तो लगा हुआ है, यहाँ रेसिस्टेंस बॉक्स है जिससे हम एक रेसिस्टेंस को यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं। ओके, अब क्या होता है कि रेसिस्टेंस जब यूज कर देते हैं तो इसका जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि करंट चेंज हो जाता है गैल्वेनोमीटर में, और हम फिर बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढते हैं तो N2 पे मिलता है। और जब हम निकालना चाहते हैं कि इस बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा तो उसके लिए एनसीईआरटी में यहाँ पेज नंबर भी दिखा दिया गया है कि ये फिगर आपको पेज नंबर 122 में मिल जाएगा, और ये 123 में फॉर्मूला मिल जाएगा। इंटरनल रेसिस्टेंस इक्वल टू कैपिटल R इंटू L1/L2 -1 है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम में जो वायर का लेंथ लिया गया बैलेंसिंग पॉइंट तक यानी N1 तक, वो मेरा L1 कहलाता है। क्या कहलाता है? L1 कहलाता है। और सेकेंड पॉइंट में जब बैलेंस किए
तब जो वायर का लेंथ आया इसको हम लोग L2 बोलते हैं। और ये रेसिस्टेंस बॉक्स से जो रेसिस्टेंस यूज हुआ उसको हम लोग कैपिटल R से दिखाते हैं, और इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो हमको स्मॉल r से मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R अंडर ब्रैकेट L1 बाय L2 माइनस 1। आते हैं क्वेश्चन पे। तो फॉर्मूला है इंटरनल रेसिस्टेंस इक्वल टू शंटिंग रेसिस्टेंस इंटू L1 बाय L2 माइनस 1, ये फॉर्मूला है। इस पे पुट करो, सॉल्व हो जाएगा। तो चलो पुट करते हैं। स्मॉल r इक्वल टू जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस अप्लाई किया गया है वो कितना है, 4 ओम है, 4। L1 यानी फर्स्ट टाइम जब रेसिस्टेंस यूज नहीं किए थे तो उस समय कितना डिस्टेंस पे हमको बैलेंसिंग पॉइंट मिला था, तो वो है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। और L2 जो है रेसिस्टेंस यूज करने से, शंटिंग यूज करने के बाद जो डिस्टेंस मिलता है वो है 60 सेंटीमीटर माइनस 1। अब यहां पे एक्चुअली में दोनों लेंथ ही डिवाइड हो रहा है, तो ये सेंटीमीटर में रहे या मीटर में रहे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको डिवाइड करते हैं, 0 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, तो यह आ गया 4 इंटू 2 माइनस 1, यानी 4 इंटू 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, यानी 4 ओम इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा और वो हो जाएगा 4 ओम। क्लियर है यहां तक? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, आइडेंटिफाई द कंडीशन अंडर विच द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। कह रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज को मूव कराया जा रहा है, तो किस कंडीशन में जो उस पर फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। तो इसके लिए जो हम लोगों को जरूरी समझने के लिए जो हेल्प जो चाहिए वो एनसीईआरटी का वो पेज को लेकर के आए हैं, दिखाते हैं। ये है वो पेज जहां पे इस चीज के बारे में मेंशन है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसको बी से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं? बी से। और यहां पे अगर हम किसी चार्ज को v स्पीड से, देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और ये रहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इस डायरेक्शन में v स्पीड से q चार्ज को मूव करा रहे हैं। यहाँ पे जो वेलोसिटी है चार्ज का और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा है। तो इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो तो ये दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ये तो बात करेंगे हम लोग थ्योरी में। तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है F इक्वल टू क्यू वेक्टर V क्रॉस B, वेक्टर फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं, या क्यू भी बी साइन थीटा। यानी फोर्स का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है क्यू भी बी साइन थीटा। ओके, आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है कि फोर्स किस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड में, अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज को मूव कराया जाए तो किस कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है? बी क्यू भी साइन थीटा। ओके, तो यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स है, चार्ज भी फिक्स होगा, उसका वेलोसिटी भी फिक्स होगा। ये डिपेंड किस पे करेगा? साइन थीटा पे। फोर्स कितना लग रहा है वो डिपेंड करेगा एंगल पे। किस पे डिपेंड करेगा? और साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होता है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। और जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 होता है। मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -1। तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम पूछा गया है, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, और ये कितना डिग्री एंगल पे मिलता है? 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। यानी जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम लगेगा। तो इसका आंसर थीटा इक्वल टू
ए जो है आंसर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको एक चीज और याद रखना है कि सपोज करो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और हम चार्ज को भी इसी डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं v वेलोसिटी से, तो फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स लगेगा 0। क्या लगेगा? 0, क्योंकि ये दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, इसीलिए यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा? 0। B भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, चार्ज भी है और उसका वेलोसिटी भी है, लेकिन एंगल क्या है? 0, और साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाता है? 0, इसलिए यहाँ पे फोर्स लगेगा 0। लेकिन अगर यही चार्ज को अगर हम इधर मूव कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल हो जाता 90 डिग्री और फोर्स लगता मैक्सिमम। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट टॉर्क एक्ट्स ऑन a 70 turns coil of 400 centimeter square area carrying a current of 20 ampere held with its axis at right angle to a uniform magnetic field of 0.2 टेस्ला। ओके, तो यहां पे कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को रखा गया और जिसमें कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 70 टर्न्स है, मतलब 70 टाइम वायर को लपेटा गया है और उस कॉइल का जो एरिया है वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और करंट जो है उसके कॉइल में वो 20 एम्पियर है। तो उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, कितना टॉर्क लग रहा होगा ये निकालना है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो 0.2 टेस्ला है। ओके, तो इसके लिए भी हम सपोर्ट लेकर के आए हैं जो एनसीईआरटी में जहां से ये क्वेश्चन को उठाया है। तो आइए देखते हैं ये एनसीईआरटी पेज को सिलेक्ट करके लाए क्यों हैं, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी के टॉपिक को देखते हो और वहाँ के क्वेश्चंस को देखते हो तो आपको जो रिदम है जो आपकी पढ़ाई का वो अच्छा बनेगा, आपको समझ में भी आएगा और आप एनसीईआरटी की तरफ फोकस हो पाएंगे। एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे दिखाया गया कि ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। यहाँ पे कॉइल रखा गया है, ओके, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और ये कॉइल का जो एरिया का डायरेक्शन है उसके बीच इसका एंगल थीटा है। तो इस पे जो टॉर्क लगेगा जिसके कारण ये कॉइल रोटेट करेगा वो टॉर्क का फॉर्मूला आता है आई ए बी साइन थीटा, आई ए बी साइन थीटा। यानी टॉर्क का जो फॉर्मूला आता है वो है आई ए बी साइन थीटा, जहां पे आई जो है वो बता रहा है करंट इन द लूप, ए एरिया ऑफ द लूप, इस लूप का एरिया, और बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है यहाँ का। और एरिया का अगर मान लो आप ऐसा एरिया लेते हो तो इसका परपेंडिकुलर जो एरिया का होगा वही उसका डायरेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये और उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट भी मिलता है किसी भी करंट लूप का, तो उसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। लेकिन ये एक लूप है, अगर मान लो कि यहाँ पे जो कॉइल है वो अगर n टाइम लपेटा हुआ हो तब क्या हो जाएगा इसका टॉर्क का फॉर्मूला, तो हो जाएगा n आई ए बी साइन थीटा। यही फॉर्मूला को यूज करना है जो मेरा पीछे वाला क्वेश्चन है। तो चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में टॉर्क निकालने के लिए बोला गया है, टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो है एन आई ए बी साइन थीटा। ओके, बस आप इसको यूज कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो टॉर्क इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है 70 और करंट कितना दिया है 20, एरिया कितना है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन एसआई यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको कितना से डिवाइड करना होगा 100 इंटू 100 से डिवाइड करना होगा। क्यों 100 इंटू 100? क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ 2 बार सेंटीमीटर आया है तो उसको 2 बार मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया एरिया। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है
0.2 दिया हुआ है और साइन थीटा क्या दिया हुआ है, तो ये लिखा है राइट एंगल पे, यानी एरिया का जो डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, एक ये जीरो एक ये जीरो, ये भी 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो टॉर्क इक्वल टू क्या मिलेगा, 7 2 जा 14 इंटू 4 इंटू 0.2 इंटू साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 56 होता है, तो 56 इंटू 0.2 मिल जाएगा। और इसका यूनिट क्या होता है टॉर्क का, न्यूटन मीटर होता है। तो 56 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। अब 112 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए, तो क्या आ गया आंसर, आंसर आ गया 11.2 न्यूटन मीटर। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन में 11.2 न्यूटन मीटर है ही नहीं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है, 11.2 न्यूटन मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर बाय। तो चलिए एनसीईआरटी का वो पेज से सेलेक्ट करके लाएं कि कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए एनसीईआरटी में 2 डायग्राम आपको मिल जाएगा जहाँ गैल्वेनोमीटर टॉपिक है, वहाँ पे इस तरह का, और ये गैल्वेनोमीटर है जिसको जी से दिखाया गया है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस को लिखा गया है आरजी। जब हम किसी गैल्वेनोमीटर में पैरेलली कोई रेसिस्टर को ऐड कर देते हैं तो ये अमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब किसी गैल्वेनोमीटर में सीरीज में अगर हम किसी रेसिस्टर को ऐड कर देते हैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को, तो ये वोल्ट मीटर बन जाता है। और ये जो पैरेलली हम ऐड किए हैं रेसिस्टर, इसी को शंटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शंटिंग। ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, इसको शंटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको शंट भी लिखा हुआ मिल सकता है क्वेश्चन में। तो अगर गैल्वेनोमीटर में पैरेलली अगर हम किसी रेसिस्टेंस को ऐड कर दिए तो वो अमीटर बन जाता है, और अगर सीरीज में किसी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को ऐड कर दिए तो वो वोल्ट मीटर बन जाता है। ओके, अब आपसे यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो रेसिस्टेंस हम ये रेसिस्टर जो एक्सटर्नल रेसिस्टर या शंटिंग के लिए जो यूज करेंगे उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए या बहुत कम होना चाहिए। तो इसके लिए आपको जानना होगा कि जो आइडियल जो रेसिस्टर होता है, आइडियल जो अमीटर होता है उसका रेसिस्टेंस होना क्या चाहिए। तो आइडियल अमीटर का रेसिस्टेंस जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और एक आइडियल वोल्टमीटर का जो रेसिस्टेंस है वो इनफिनाइट होना चाहिए। अगर सपोज करो किसी मीटर को अगर तुम करंट मेजर के लिए लगाए हो और उसका खुद रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वो सही से करंट को मेजर नहीं कर पाएगा, वो खुद करंट को रोकना शुरू कर देगा। इसीलिए आइडियल अमीटर का रेसिस्टेंस जीरो होना चाहिए। और रेसिस्टेंस को घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में रेसिस्टर को यूज़ करते हैं। और पैरेलल में जब हम लोग मान लो कि 2 रेसिस्टर को पैरेलली ऐड कर रहे हैं, एक का रेसिस्टेंस है 2 ओम और एक का रेसिस्टेंस है 5 ओम है या 6 ओम मान लो, एक का 2 ओम है और एक का 6 ओम है। अगर इसको पैरेलली ऐड किए तो इसका आंसर जो होगा वो छोटा वाला रेसिस्टर से भी छोटा आएगा, यानी 2 ओम से भी कम आएगा। तो हम किसी गैल्वेनोमीटर को अगर अमीटर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो रेसिस्टेंस यूज करते हैं वो वेरी लो रेसिस्टेंस यूज करते हैं, बहुत ही लो, वेरी वेरी लो, ताकि इस गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस और कम हो जाए और ये एक बहुत ही अच्छा अमीटर बन जाए। और जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाते हैं तो वेरी हाई रेसिस्टर को यूज करते हैं, वेरी हाई
रेसिस्टर को यूज करते हैं। आर का वैल्यू बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि इस गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हो और ये पोटेंशियल मेजर कर सके, अपने से करंट फ्लो ना कराए। ओके, तो यहां समझ चुके हैं। यहां से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यही सब आ सकता है कि कैसा रेसिस्टर ऐड किया जाए या किस तरीके से ऐड किया जाए। तो अब आते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं अमीटर में तो क्या करेंगे। तो हम लोग एक शंट रेसिस्टेंस लगाएंगे लार्ज वैल्यू का, या फिर कैसा, सबसे पहले तो पैरेलली लगाएंगे और दूसरा क्या लगाएंगे, स्मॉल वैल्यू का लगाएंगे। तो क्या है, इंट्रोड्यूसिंग अ शंट रेसिस्टेंस ऑफ लार्ज वैल्यू इन सीरीज। ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। ये सही किसके लिए है, अगर हम वोल्टमीटर बनाना चाहते। इंट्रोड्यूसिंग अ शंट रेसिस्टेंस ऑफ स्मॉल इन पैरेलल, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एक शंट रेसिस्टेंस लगाना है, स्मॉल होना चाहिए वैल्यू और पैरेलल में यूज करना है। इंट्रोड्यूसिंग अ रेसिस्टेंस ऑफ स्मॉल वैल्यू इन सीरीज, ये भी गलत हो जाएगा। इंट्रोड्यूसिंग अ रेसिस्टेंस ऑफ लार्ज वैल्यू इन पैरेलल, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप अच्छे से हर चीज को समझ लिए तो यहां से जो भी क्वेश्चन आ सकता है उसका वो क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लिखता है द एंगल्स ऑफ डिप एट द पोल्स एंड इक्वेटर रिस्पेक्टिवली आर। पहले ये एंगल ऑफ डिप होता क्या है, पहले ये समझिए, और कैसे इसका वैल्यू कहां पे क्या हो सकता है उसको बस एनसीईआरटी का एक छोटा सा फिगर से हम एक्सप्लेन कर देंगे। उस फिगर को दिखाते हैं। ये एनसीईआरटी का फिगर है, फिगर नंबर 5.10 है, एनसीईआरटी बुक में दिया है। एक्चुअली में हम लोग नोट्स में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि एनसीईआरटी को देखने का मौका मिलता ही नहीं। तो एनसीईआरटी को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। हर कंसेप्ट और हर तरह का एग्जाम, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नीट हो, जेई हो, हर तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं अगर एनसीईआरटी को आप अच्छे से समझते हैं। एक इस तरह का फिगर मिलेगा। एक्चुअली में ये जो सर्कल है बड़ा सा, ये अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थ को। ये हमारा पृथ्वी है, धरती है, अर्थ है ये। ओके, ये सबको पता है कि अर्थ का अपना एक ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल है और एक मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल का उल्टा है। मैग्नेटिक में इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसका होगा वो इस तरीके से निकलेगा, नॉर्थ पोल से और साउथ पोल की तरफ जाएगा। क्लियर है यहां तक। और अब ये जो एंगल ऑफ डिप जो है, जिसको हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं, वो है क्या। मान लेते हैं अर्थ के सरफेस पे, पी पॉइंट एक अर्थ के सरफेस पे, वहां पे जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इधर है। यह है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, कहां पे, अर्थ के सरफेस पे। और उसी पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो अर्थ पे। तो जो अर्थ के सरफेस पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा, इसी को एंगल ऑफ डीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डीप, या फिर आप इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोल सकते हैं। इसलिए यहां पे आई से दिखाया गया। कोई दिक्कत क्या। यानी कुल मिलाकर के ये पता लग गया कि जो एंगल ऑफ डीप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ के सरफेस पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा उसके बीच के एंगल को बोलते हैं। अगर हम यहां पे आ जाएं, पोल पे आ जाएं, तो टेंजेंट का डायरेक्शन इधर होगा, जो टच करता हुआ लाइन जाएगा अर्थ को वो ये हो जाएगा टेंजेंट, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। क्योंकि यहां पोल पे ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो हम इतना अलग दिखाएं वो लगभग एक दूसरे के नजदीक ही है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा और यहाँ पे जो टेंजेंट है वो टच करता हुआ जाएगा, और इसके बीच लगभग एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन जब इसके इक्वेटर पे आप पहुंचते हैं तो टेंजेंट भी इधर, टेंजेंट तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे वो इस डायरेक्शन में ड्रॉ होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी लगभग यहाँ का इसी डायरेक्शन में मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में मिलेगा, और यानी यहाँ का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा।
हेलो, हाँ 10 मिनट लगेगा, वीडियो बना ही रहे, 2 क्वेश्चन बचा हुआ। ठीक, तो आते यहाँ से तो क्लियरली समझ चुके होंगे कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किस तरीके से क्या होता है और कहाँ कहाँ पे कैसे चेंज करता है, इसी को एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। तो क्वेश्चन में है द एंगल ऑफ डीप एट द पोल्स एंड द इक्वेटर रिस्पेक्टिवली आर। पोल्स पे एंगल ऑफ डीप क्या आ रहा था, 90 डिग्री आ रहा था, और इक्वेटर पे क्या आया था, 0 डिग्री आया था। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एन इलेक्ट्रिक सर्किट चेंज एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट दिस इज कॉल्ड। बोल रहा है कि किसी मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर किसी सर्किट से जो रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर वो चेंज करता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, सर्किट में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं। तो ये भी एनसीईआरटी से कलेक्ट करके लाए हैं। देखिए ये है माइकल फेराडे। इसने एक बात बताया था कि जब किसी सर्किट का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, और इसी को उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला था। इसका लॉ भी यहाँ पे है, इसका फॉर्मूला भी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। तो स्टेटमेंट क्या था, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। कि किसी सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स जिस रेट से चेंज करेगा उसी रेट से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा सर्किट में, और उसके लिए जो फॉर्मूला था वो E इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी था। और अगर सर्किट में n लूप है तो E इक्वल टू यानी ईएमएफ इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी हो जाएगा, और इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द पीक वैल्यू ऑफ द एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट फॉलोइंग थ्रू अ रेसिस्टर इज गिवन बाय। किसी रेसिस्टर से अगर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है तो उसका पीक वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। तो इसके लिए भी जो एनसीईआरटी का सपोर्ट चाहिए वो लेकर के आए हैं। मजा आ रहा होगा आपको ये सब देख करके कि कैसे आपके क्वेश्चंस को किस तरीके से बुक से उठा के पूछा जा रहा है। तो ये एक ग्राफ है, फिगर है 7.3। यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो एक अल्टरनेटिंग करंट का है। अल्टरनेटिंग करंट बोलते किसको है, जो अपना वो करंट जो अपना डायरेक्शन पीरियोडिकली मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल में चेंज करते रहता है, उसी को अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। यहाँ पे जो डायरेक्शन अगर देखोगे तो पहले करंट 0 है, कुछ देर के बाद वो मैक्सिमम हो जाता है, फिर घट करके 0 होता है, फिर कुछ देर के बाद मैक्सिमम हो जाता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस में, फिर बढ़ करके 0 हो जाता है, फिर मैक्सिमम हो जाता है, फिर घट करके 0 होता है। इसी के साथ यहाँ पे एक और ग्राफ दिया हुआ है। एक्चुअली में ये जो ग्राफ है, ये जो करंट आई है, इसको बोलते हैं RMS करंट। अब ये पता होना चाहिए RMS करंट है क्या। RMS का फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर। ओके, रूट मीन स्क्वायर करंट है क्या। सबसे पहले ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये आपका DC करंट का है। अब बोलिएगा DC करंट क्या है, डायरेक्ट करंट है जिसका डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आता है, ना तो वो घटता है ना तो बढ़ता है, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होता है। ग्राफ में देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन उस ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं आया, जबकि ये अल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूअसली अपने आप को चेंज कर रहा है। कोई दिक्कत। तो मान लो कि ये टी टाइम में, यहाँ से लेकर के जो इंटरवल है वो टी टाइम है, तो टी टाइम में जितना वर्क डन या जितना वर्क ये अल्टरनेटिंग करंट कर रहा है उतना ही वर्क ये DC करंट भी उतना टाइम में कर दे रहा है। तो ये जो DC करंट है वो इस AC करंट का RMS करंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रूट मीन स्क्वायर करंट कहलाएगा। कोई दिक्कत क्या।
अब ये आरएमएस निकालने का तरीका क्या है, बस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है। थ्योरी पढ़ाएंगे तो इसको अच्छे से डिराइव करके भी दिखाएंगे। अगर आप किसी वेरिएबल करंट का अगर जो साइन थीटा के फॉर्म में वेरी कर रहा है, अगर उसका आरएमएस वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसका जो मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट जो है उसको √2 से डिवाइड कर दो, और ये जो आई है वो आपका आरएमएस करंट है। ओके, और ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये आपका मैक्सिमम करंट है। तो यहां से अगर आप देखें, अगर आई मैक्स का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं कि मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो आरएमएस करंट को √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई आर एम एस इंटू √2 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? और अगर आपको मैक्सिमम करंट से आरएमएस करंट निकालना है तो इसको √2 से डिवाइड करना होगा, और 1/√2 का वैल्यू 0.707 होता है। तो आप डायरेक्टली आई आर एम एस इक्वल टू मैक्सिमम करंट इंटू 0.707 भी लिख सकते हैं, जो यहां पे लिख करके दिखाया। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं जो आपको पूछा जा सकता है। हम लोग जो यूज करते हैं पोटेंशियल, जो घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, वो सबको पता होगा कि उसका वोल्टेज, उसका पोटेंशियल कितना होता है। तो सब लोग बोलेगा 220 वोल्ट। अब हम पूछते हैं आपसे कि ये 220 वोल्ट जो है वो क्या है, वो आरएमएस वैल्यू है या फिर वो पीक वैल्यू है? क्योंकि हमारे घर में जो आ रहा है वो तो डीसी करंट तो है नहीं, वो है अल्टरनेटिंग करंट। यानी अल्टरनेटिंग करंट है, उसका करंट कम ज़्यादा हो रहा है। और कम ज़्यादा अल्टरनेटिंग करंट होगा कैसे? जब उसका पोटेंशियल चेंज करेगा। पोटेंशियल घटेगा तो करंट भी कम होगा। तो ऑब्वियसली हमारे घर में जो करंट आ रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ करते हैं, वो वेरिएबल है। तो उसका भी एक मैक्सिमम पोटेंशियल होता है और उसका भी एक मिनिमम पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो 220 वोल्ट जो बोलते हैं वो आरएमएस वैल्यू है। वो क्या है? आरएमएस वैल्यू है। तो फिर इसका पीक वैल्यू कैसे निकलेगा? तो चलो फॉर्मूला देखते हैं। वी आर एम एस इक्वल टू वी मैक्स बाय √2 हो जाएगा। और मैक्सिमम पोटेंशियल अगर निकालना है तो ये √2 को इधर लाके मल्टीप्लाई करो, वी आर एम एस से √2 को मल्टीप्लाई करो, और वी आर एम एस है 220 इंटू √2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहां पे √2 होगा, तो 220 और √2 का जो वैल्यू है वो होता है 1.414। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 311 वोल्ट। यानी हम अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसका पीक वैल्यू जो है वो 311 वोल्ट है, और जो 220 वोल्ट बोलते हैं वो आरएमएस वैल्यू, रूट मीन है। यानी ये जो 300 जो जीरो से बढ़ करके 311 वोल्ट तक जाता है, फिर घट करके जीरो होता है, उससे जो हम वर्क डन लेते हैं उतने ही टाइम में अगर हम डीसी करंट 220 वोल्ट यूज करते हैं तो सेम वर्क डन हम लोगों को मिल जाता, इसीलिए ये आरएमएस वैल्यू कहला रहा है। तो क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है कि पीक वैल्यू फाइंड करना है हम लोगों को। तो पीक वैल्यू निकलेगा कैसे? हम लोगों को अगर आई मैक्स चाहिए, जिसको पीक वैल्यू बोलते हैं, तो उसको वी मैक्स यानी मैक्सिमम पोटेंशियल को रेसिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आई इक्वल टू होता है वी बाय आर। अगर आप यहाँ पे आरएमएस करंट चाहिए तो आरएमएस पोटेंशियल यूज करो, और पीक वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम यूज करो। तो आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाय आर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू को नोट से दिखाया है। किससे दिखाया है? नोट से दिखाया है। तो आई नॉट इक्वल टू ई नॉट, वी को ई नॉट से दिखाया है, यानी आई नॉट जो होगा वो वी नॉट बाय आर के बराबर होगा, और इसको ये ईएमएफ के फॉर्म में ई नॉट से दिखाया है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी डिसिपेटेड इन LCR सर्किट इन। पहले LCR सर्किट होता क्या है
ये समझिए, ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें एक अल्टरनेटिंग करंट जुड़ा हुआ हो और उसमें एक इंडक्टर जुड़ा हुआ हो, एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ हो और एक एक्सटर्नल रेसिस्टर जुड़ा हुआ हो। इंडक्टर को L से दिखाते हैं, कैपेसिटर को C से दिखाते हैं और रेसिस्टर को R से दिखाते हैं। जब हम कोई सर्किट में इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर तीनों को यूज कर देते हैं तो इसको बोलते हैं LCR सर्किट और ये सीरीज में यूज होता है। और हम इसको वेरिएबल पोटेंशियल V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी ये दे रहे हैं, यानी ये करंट को पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो करंट को चेंज करा रहा है। और जब किसी इंडक्टर में हम करंट को चेंज कराते हुए पास कराते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। और रेसिस्टर जो है वो हीट के फॉर्म में एनर्जी को लॉस करता है। तो यहां पे इंडक्टर मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर सकता है, कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिक फॉर्म में स्टोर कर सकता है। इसीलिए यहां का जो अगर देखेंगे तो एवरेज पावर जो है सिर्फ अगर L लगा है तो 0 होगा, सिर्फ L सर्किट है तो उसका एवरेज पावर 0 होता है, क्योंकि ये एनर्जी डिसिपेट करता ही नहीं, लॉस करता ही नहीं। कैपेसिटर है तो भी 0 होगा, और अगर रेसिस्टर है तो उसका एवरेज पावर 0 नहीं होता है। तो LCR सर्किट में जो एनर्जी लूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर के कारण होता है, और इसका C ऑप्शन करेक्ट होगा, R ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर इज एम्प्लॉयड टू। ट्रांसफार्मर है क्या? ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसके मदद से हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट के पोटेंशियल को या तो घटा सकते हैं या तो बढ़ा सकते हैं। दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ये दोनों तरह का सर्किट में यूज होता है। कहीं पे ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए होता है सर्किट में, कहीं पे कम पोटेंशियल चाहिए होता है। और हम लोगों के घर में जो सप्लाई होता है पोटेंशियल का वो 220 वोल्ट का होता है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है? ऑब्टेन अ सुटेबल AC वोल्टेज। जैसा हमको सुटेबल है, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर सकते हैं, कम चाहिए तो कम कर सकते हैं। हम लोग ऑब्टेन अ सुटेबल DC वोल्टेज, तो DC वोल्टेज पे कभी ट्रांसफार्मर काम ही नहीं कर सकता है। और कन्वर्ट AC टू DC, AC से DC जो बनाता है उसको रेक्टिफायर बोलते हैं, और कन्वर्ट DC टू AC उसको इन्वर्टर बोलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो देखते हैं NCERT क्या फॉर्मूला देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पीड के बारे में। तो NCERT में मेंशन है कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो 1/√, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम इनटू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम से निकाला जाता है। यानी V इक्वल टू 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन, सॉरी म्यू इंटू एप्सिलॉन। यहाँ पे म्यू जो है वो परमिएबिलिटी बता रहा है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी बता रहा है मीडियम का। तो यहां पे जिस मीडियम में हमको स्पीड निकालना है उसका परमिएबिलिटी और उसका परमिटिविटी यूज करना है। तो एयर मीडियम का जो परमिएबिलिटी उसको हम लोग म्यू नॉट से दिखाते हैं और परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड हो जाएगा वो V इक्वल टू 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जो ऑप्शन बी है वो है C इक्वल टू
1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड है वैक्यूम में उसको c से दिखाते हैं, और c इक्वल टू ये होता कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहां तक? देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए, सॉलिड का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको पता करने के लिए कौन सा वेव को यूज किया जाता है। तो वेव का एक नेचर है डिफ्रैक्शन, कि अगर वो कि दो क्रिस्टल के बीच में जो गैप होता है उससे अगर वो पास करता है तो वो बेंड करता है। वेव बेंड करने का एबिलिटी रखता है अगर कोई फाइन होल से पास होता है तो एक्सरे को किसी सॉलिड सरफेस से किसी सॉलिड मटेरियल से पास कराया जाता है और उसके डिफ्रैक्शन पैटर्न के बेसिस पे ये बताया जाता है कि उस सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसमें से एक्सरे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक्सरे का यूज किया जाता है सॉलिड स्ट्रक्चर को समझने के लिए, और एक्सरे का किस फेनोमेना के कारण इसको यूज किया जाता है, डिफ्रैक्शन के कारण। एक्सरे का डिफ्रैक्शन होता है सॉलिड सरफेस पे इंसिडेंट कराने से। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ऑब्जेक्टिव का उसको भी देखिएगा, थ्योरी का भी देखिएगा, और एक अच्छा सा सीरीज लेकर के आ रहे हैं नीट के लिए। आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे चैनल में, अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू।